कल की क्लास में हम आपको कल जो आपने क्लास ध्यान से सुना हो, मैंने आपको फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एक तरह से कहें सिनगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरी बात बता दिए थे। आज उसके आगे का स्टेप, फर्टिलाइजेशन यानी सिनगेमी के चलते जो सेल बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के चलते जो सेल बनती है उसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं और उसके डेवलपमेंट से एंडोस्पर्म बनता है। अब यहाँ हमको आपको एक बात एक्सप्लेन करनी है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में पहले डेवलप कौन होगा? आंसर है पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है। अब आपको जानकारी के लिए बताएं कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है वह तुरंत जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता। इट रिक्वायर्स सम रेस्टिंग पीरियड। जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलने के लिए कुछ आराम चाहिए। उस आराम वाले समय को हम रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। जबकि इंडोस्पर्म जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है उसके लिए किसी रेस्टिंग पीरियड की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले से होता है, जबकि सिनगैमी डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाती थी। ये बात क्लियर हुई सभी को? ये बात क्लियर हुई किसका डेवलपमेंट पहले होगा और क्यों होगा? जल्दी से आप आगे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये बात क्लियर हुई कि किसका डेवलपमेंट पहले होता है और क्यों होता है? ठीक। अब हम आपको, जब आपको क्लियर हो गया कि पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है जाइगोट के एम्ब्रियो में बदलने से पहले, तो हम पहले आपको इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ाएंगे और फिर आपको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो जाइगोट से होगा वो पढ़ाएंगे। अब आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। देख रहे हैं क्या लिखा है? इंडोस्पर्म किसका परिणाम था? ट्रिपल फ्यूजन का। यानी जिसके यहाँ ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा उसके यहाँ इंडोस्पर्म डेवलप नहीं होगा। किसके यहाँ नहीं होगा ये बात की बात, लेकिन ये रूल में आपको समझ में आना चाहिए। इट्स ए ट्राइप्लॉइड कॉमन वर्ड है कि इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म का यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म मुख्यतः ट्राइप्लॉइड होता है। कुछ केस में डाइप्लॉइड हो जाता है, कुछ केस में पेंटाप्लॉइड हो जाता है, कुछ केस में नैनोप्लॉइड होता है, कुछ केस में हजारों न्यूक्लियस हो सकते हैं। हम उन केस का भी आपको डिटेल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विद एग्जाम्पल दे देंगे। कॉमन क्या है? ट्राइप्लॉइड। क्यों ट्राइप्लॉइड होता है इसको समझ लीजिए। आपके सामने हम कल भी बताए हैं, आज इस बात को इस लाइन से समझ सकते हैं जो सबसे नीचे लिखी हुई लाइन है। लिखा है अदर मेल गैमिट, ब्रैकेट में लिखा है एन, यानी ये हेप्लॉइड है। ठीक है। इसका फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल से होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बनता है? बाय फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड है वो फ्यूज कर जाएंगे तो डाइप्लॉइड हो जाएगा। तो ये इसका नाम सेकेंडरी हो गया फ्यूजन के बाद। इसमें 2n है, इसमें n है, तो 2n और n मिलके कितने हो गए बेटा? 3n। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक। और कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे? तीन। दो पोलर न्यूक्लियाई के और एक मेल गैमेट का। इसलिए इस प्रोसेस का नाम ट्रिपल फ्यूजन। यानी जब जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जो कि ट्राइप्लॉइड है,
और इसी से डेवलप होकर इंडोस्पर्म बनेगा। तो इंडोस्पर्म यूजुअली क्या होगा, 3n। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए। हम आगे चल के आपको सभी प्रकार के एंजियोस्पर्म में क्या हैप्लॉइड है क्या डायप्लॉइड है सब बता दूंगा, लेकिन अभी इतना समझिए जो रूल है। ठीक है, एक और लाइन देखिए, नो एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन फैमिली लाइक ट्रेपेसी, आर्किडेसी एंड पोस्टोपोडोस्टेमिनेसी। हम एम्ब्रियोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। आपको हम बताने के लिए यहाँ पे लाइन लिखे हैं कि एंजियोस्पर्म की 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर, खानदान, बच्चे, संतान किसी के यहाँ एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट होता ही नहीं। तो जब होता ही नहीं तो क्या हैप्लॉइड, क्या डायप्लॉइड, क्या ट्राइप्लॉइड, क्या ट्रिपल फ्यूजन, कहानी खत्म। होता ही नहीं। कौन कौन है वो, ट्रेपेसी, आर्किडेसी और पोडोस्टेमिनेसी। इन फैमिलीज का नाम दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार का एंडोस्पर्म होता है ये बताने की कोशिश की गई है। बिल्कुल मैथमेटिक्स के टर्म में है, फॉर्मूले के टर्म में समझिए। और ये जो डेवलपमेंट है किस बेसिस पे है ये भी हम आपको बताते हैं। इंडोस्पर्म जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसी के डिवीजन से इंडोस्पर्म को बनना है। और वह डिवीजन किस प्रकार का करेगा, उसी को आधार बनाकर इंडोस्पर्म का प्रकार है। ठीक, पहला प्रकार प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्राइप्लॉइड है, यह फ्री सेल डिवीजन करे, यानी विदाउट वॉल फॉर्मेशन, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन कोई वॉल न बने। तो ऐसे इंडोस्पर्म को न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। कितना क्लियर है। यदि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड करे कि उसका न्यूक्लियस तो डिवाइड करे लेकिन वॉल का फॉर्मेशन न हो, तो डिवीजन को फ्री सेल डिवीजन कहते हैं, जिसमें सेल विदाउट वॉल फॉर्मेशन बनती है, यानी सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनता है। और इस तरह का जो इंडोस्पर्म बन के तैयार होगा वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाता है। और जितने भी इंडोस्पर्म है उसमें कॉमन टाइप यही होता है। अधिकांश पौधों में ऐसे ही होगा। और उदाहरण लिख रहे हैं, कॉटन, कैप्सेला, मेज, कुटलेरिया। अब उदाहरण लिख, आपने गेहूं देखा है, गेहूं की बाल, धान की बाल देखी है। जब वो यंग होता है हाथ से दबाएंगे तो दूध निकलेगा। वह दूध निकला तो लिक्विड था ना, यानी वॉल नहीं बनी थी। यानी वह इंडोस्पर्म शुरू में कैसा था, न्यूक्लियर था। ठीक। दूसरा कि हम प्राइमरी इंडोस्पर्म को प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड करे कि वॉल फॉर्मेशन हो जाए। तो वॉल बनेगी तो सेल बनेगा, यानी वो न्यूक्लियर नहीं रह जाएगा, फिर उसको बोलेंगे सेलुलर इंडोस्पर्म। लेकिन ध्यान रखना है, कॉमन टाइप क्या होगा,
न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सेलुलर इंडोस्पर्म में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड करती है कि साथ में उसके वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है और अर्ली स्टेज से ही वो सेलुलर हो जाती है। इस तरह का उदाहरण किसमें है? दतूरा, पेटूनिया, यूट्रिकुलेरिया, ध्यान रखना है यूट्रिकुलेरिया इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और पाइप्रोमिया। चार एग्जाम्पल हमने लिखे। अब जब इंडोस्पर्म सेलुलर हो जाएगा तो उससे पोषण लेने के लिए एक हास्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि हास्टोरिया आर कॉमन इन दिस इंडोस्पर्म। हास्टोरिया न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में कॉमन नहीं होते। ठीक, ये दो कैटेगरी हो गई, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म विथ एग्जाम्पल। अब तीसरी कैटेगरी ऊपर की दोनों कैटेगरी का जोड़ है। पहली बार जब डिवीजन होगा तो वॉल का फॉर्मेशन, तो लगेगा कि सेलुलर एंडोस्पर्म बन रहा है, लेकिन उसके आगे जब डिवीजन होगा तो फ्री न्यूक्लियर होगा, यानी लगेगा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। यानी वो कॉकटेल है, दोनों का जोड़ है। और इस तरह के इंडोस्पर्म को हेलोबियल इंडोस्पर्म कहते हैं। ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें पहला डिवीजन वॉल फॉर्मेशन के साथ होगा, अगला आगे डिवीजन फ्री सेल डिवीजन होगा। और इस तरह का इंडोस्पर्म एक स्पेसिफिक आर्डर में पौधों की खोजा गया। आर्डर का नाम है हेलोबियल्स। अब एग्जाम में आर्डर पूछा जाए तो आंसर हो गया, लेकिन यदि प्लांट का नाम पूछा जाए तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिख रखा है एस्फोडेलस। शायद आपको स्क्रीन पर न दिख रहा हो तो हम अपने को हटाते हैं, आपको भी दिखने लगेगा। देखिए दिखा होगा आप, उसका एग्जाम्पल है। यानी हेलोबियल्स को बिलोंग करने वाले किसी प्लांट का नाम पूछा जाए तो आंसर है एस्फोडेलस। ठीक है। ये क्लियर हुआ तो हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा। आप लोगों को क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, आगे बढ़े हम। मैं अगली स्क्रीन पे आ गया हूं। ठीक, सिर्फ अर्चना ही जग रही है और सब सो गए। ज्योति, मंजुलिका, बिमला, अनिल, संगीता, सब सो रहे। ठीक ठीक ठीक, संगीता का भी नींद टूट गई। आते हैं अगले अगले अगला पॉइंट। अब आपको इंडोस्पर्म बनता कैसे है, उसके बनने को फ्यूजन के तौर पे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यूजुअली कितने प्लॉइड का होता है? ट्राइप्लॉइड का होता है। उसकी फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन के आधार पर कितने प्रकार का इंडोस्पर्म होता है? तीन प्रकार का होता है। न्यूक्लियर जो सबसे कॉमन है, सेलुलर और हेलोबियर, और सबके एग्जाम्पल आपको मालूम। फिर भी कुछ स्पेसिफिक सवाल आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तरफ हम समझिए क्वेश्चन लिखे हैं, दूसरी तरफ उसका आंसर लिखा है। ये दिमाग में आपके रहने ही चाहिए। क्या है सीड विथ डबल एंडोस्पर्म? क्या कोई ऐसा सीड है जिसके पास दो तरह का एंडोस्पर्म हो? कुल तीन प्रकार के हैं, दोनों तरह के एंडोस्पर्म दो प्रकार के पाए जाते हैं। आंसर है कोकोनट। कोकोनट में दोनों प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक, पहला है लिक्विड इंडोस्पर्म। आपने सुना नारियल का पानी, तो नारियल का पानी भी इंडोस्पर्म है, और कैसा है? लिक्विड इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। और जो गरी होती है कोकोनट में, उसको हम बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। देख रहे हैं, दो तरह के होते हैं। अब अगला सवाल, स्टोनी इंडोस्पर्म भी होता है क्या? हाँ, पत्थर की तरह इंडोस्पर्म होता है। किसका? बीटल नट का। सुपारी नाम सुना होगा। साइंस में नाम क्या है? अरीका नट, अरीका कटेचु। एक और है डेट पाम, खजूर खाया होंगे, खजूर का सीड देखा होगा, वो सीड के अंदर इंडोस्पर्म होता है, और वो भी बहुत ही तगड़ा पत्थर की तरह होता है। यानी ये स्टोनी इंडोस्पर्म के दो उदाहरण हैं, बीटल नट और डेट पाम। डेट पाम को साइंस में क्या कहेंगे? फिनिक्स डैक्टिलीफेरा।
फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक। अगला, एक अगला सवाल आएगा कि रूमिनेट इंडोस्पर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिए, ऐसा इंडोस्पर्म जिसकी सरफेस इर्रेगुलर हो या अनइवन हो, तो ऐसे इंडोस्पर्म को रूमिनेट इंडोस्पर्म कहते हैं। रूमिनेट इंडोस्पर्म कौन सा होगा, जिसका सरफेस इरेगुलर या अनइवन हो। किसमें होगा, बीटल नट में होगा, मिरिस्टिका में होगा, और एक और उदाहरण लिखा है कोकोलोबा में होगा। अगला सवाल, कंपोजिट इंडोस्पर्म किसमें होता है, आंसर है लोरेंथस और सेंटेलम। यहाँ याद रखेंगे कि ये दोनों पैरासिटिक प्लांट हैं। ये दोनों ये दोनों बेटा पैरासिटिक प्लांट हैं। मोजाइक इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, मेज में पाया जाता है। आप मेज को कभी यंग सीड को तोड़ के देखेंगे तो पीला और सफेद दो रंग का इंडोस्पर्म होगा, इसलिए इसको मोजाइक इंडोस्पर्म कहते हैं। और मेज का साइंस में नाम जिया मेज। क्लोरोफिलस इंडोस्पर्म, ऐसा पौधा जिसके इंडोस्पर्म में क्लोरोफिलस हो, तो उसके उदाहरण है क्राइनम, CRI, ये आर है बेटा, CRINUM, क्राइनम। और रेफेनस, मूली को कहते हैं। मूली और क्राइनम में इंडोस्पर्म ऐसा होता है कि उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स और हैं जो इंडोस्पर्म से ही रिलेटेड हैं, और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, उनको भी मैं बताने जा रहा हूं। इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। अभी हम किसकी बात पढ़ाई में कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की, लेकिन यहाँ किसके बारे में लिखा है, जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म सभी विदाउट एक्सेप्शन इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बना होता है, गैमेटोफाइट को ही कहते हैं। बल्कि यूं कहें कि जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम इंडोस्पर्म कहने लगते हैं, इसीलिए हैप्लॉइड होता है। अब इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म कैसा होता है, यूजुअली ट्राइप्लॉइड। अब कोई पूछे क्यों भाई, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड, ये क्यों हो गया, दोनों एंडोस्पर्म सिर्फ प्लांट बदलने से क्यों बदल रहा है, तो आपको यही आंसर देना है कि जिम्नोस्पर्म में यह प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। और ट्राइप्लॉइड इसलिए है क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। अब क्या कोई ऐसा भी इंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म का जो डाइप्लॉइड वाला है, तो आंसर है हाँ। और आंसर याद रखना है ओइनोथेरा। क्या ऐसा भी कोई इंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में जिसमें 5N यानी पेंटाप्लॉइड होता है, आंसर है यस। और तीन आंसर हमने लिख रखे हैं इसके पौधों के नाम, पीनिया, प्लम्बाजेला, फ्रिटिलेरिया। क्या कोई ऐसा भी इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म होता है जिसमें पेंटाप्लॉइड से आगे की भी सिचुएशन है, तो आपका आंसर पुनः है यस। ये सब एक्सेप्शनल है बेटा, याद रखना है आपको। और वह एस का एग्जाम्पल है नैनोप्लॉइड, यानी 9N क्रोमोसोम के होंगे। और पौधे का नाम है पेप्रोमिया। और समझिए, एक पौधा है जिसका नाम है एरम मैकुलेटम। ध्यान से सुनिएगा नाम, एरम मैकुलेटम। एरम मैकुलेटम में क्रोमोसोम का नंबर 24,567 होता है। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉइडी जिसके इंडोस्पर्म में रिपोर्टेड है, उसी का नाम
एरम मैकुलेटम है। मंजुलिका ने पूछा है कि कंपोजिट इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल बता दीजिए। देखो बेटा, कंपोजिट इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है लोरेंथस और सेंटेलम, और ये दोनों प्लांट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। याद रखना मंजुलिका। ठीक, आगे देखिए, एक टर्म है जेनिया। जेनिया क्या है? पॉलन का जब इंडोस्पर्म पे प्रभाव दिखे तो उसको जेनिया कहते हैं। जेनिया टर्म जिसने दिया उसका नाम फोके है, और इस तरह का प्रभाव जिसमें दिखा है उसका नाम मेज है। एक और मिलता जुलता टर्म है, आपके लिए याद रखना है, मेटाजेनिया, बड़का जेनिया एक तरह से कहिए। यह टर्म जिसने दिया उसका नाम स्विंगल है, और इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन सोमैटिक टिश्यू पे, यानी इम्ब्रियो सैक के बाहर के जो टिश्यू होते हैं उस पे दिखने लगे। तो उसका एग्जाम्पल पाया गया है डेट पाम में। डेट पाम में इसका प्रभाव यानी पॉलन का प्रभाव इंटेगुमेंट में दिखने लगता है। ये तो सारी बात हमने जो बताई वो इंडोस्पर्म से रिलेटेड थी। अब बारी है आपको पढ़ने की इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जो कि इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद होता है। और डेवलपिंग इम्ब्रियो को नरिशमेंट यानी पोषण भोजन इंडोस्पर्म के द्वारा दिया जाता है। ये दो बातें याद रखें। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद में होता है, क्योंकि इम्ब्रियो डेवलप होने के लिए जाइगोट को रेस्टिंग पीरियड से गुजरना होता है। दूसरी बात, इंडोस्पर्म ही डेवलपिंग इम्ब्रियो को पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। समझ में आया? अब देखिए कैसे डेवलपमेंट हुआ। मेल गैमिट है, हैप्लॉइड है, एक से फ्यूज किया, प्रोसेस का नाम सिनगैमी था, जो सेल बनी उसको जाइगोट कहते हैं, वो डाइप्लॉइड हो गया। अब यह जाइगोट आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट यानी कुछ दिन आराम गुजारने के बाद वह डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो। मंजुलिका ने पूछा है कि एरम मैकुलेटम फिर समझा दीजिए। एरम मैकुलेटम उस पौधे का नाम है जिसके इंडोस्पर्म में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लॉइडी रिकॉर्ड की गई है, और वह कितनी है, 24,567। ये याद रखना है आपको। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लॉइडी इज रिपोर्टेड इन इंडोस्पर्म ऑफ एरम मैकुलेटम, वेयर इंडोस्पर्म हैज 24,567 set of chromosome। ठीक, अब आया कि रेस्टिंग पीरियड के बाद इंद्रियों में बदलेगा जाइगोट, तो कितना रेस्टिंग पीरियड चाहिए, इसका भी हिसाब किताब हम लेकर आए हैं। सबसे कम रेस्टिंग पीरियड कंपोजिटी और ग्रेमिनी के सदस्यों में चाहिए, और यह कम पीरियड कितना है, 4 से 10 घंटा, यानी 4 घंटे से कम किसी का रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा। सबसे ज्यादा रेस्टिंग पीरियड किसका होता है, तो सबसे ज्यादा कॉल्चिकम आउटमनेल का होता है। कितना होता है, 4 से 5 महीना। हमने बताया कि जाइगोट डायरेक्ट नहीं डेवलप होगा, उसको रेस्टिंग पीरियड चाहिए, और उस रेस्टिंग पीरियड का भी हमने पूरा हिसाब किताब आपके सामने पेश कर दिया। सबसे कम इन मेंबर्स ऑफ कंपोजिटी एंड ग्रेमिनी, कितना दिन का, दिन का होगा ही नहीं, 4 से 6 घंटे का, 4 से 10 घंटे का। सबसे बड़ा रेस्टिंग पीरियड किस में रिपोर्टेड है, कॉल्चिकम आउटमनेल में। और कॉल्चिकम की फैमिली यदि पूछ दी जाए तो हम फैमिली भी यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, लिलिएसी। कॉल्चिकम किस फैमिली को बिलोंग करता है, लिलिएसी को। यानी ये पूछ दिया जाए कि लॉन्गेस्ट रेस्टिंग पीरियड किस फैमिली के मेंबर में रिपोर्टेड है, तो आपका आंसर है लिलिएसी।
ठीक है, आप लोग हमको जल्दी से बताइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, तुरंत बताइए। बताओ बेटा लोग। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक स्पेसिफिक चीज बताने जा रहे हैं कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये डाइकाट मोनोकाट में बांट बांट कर पढ़ाया गया है। ये आपको वास्तव में जितना हम यहाँ बना रखे हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से उतना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि लिखना नहीं है, लिखना ही नहीं है। तो बहुत कम चीजें इसमें की आपको याद रखनी है, और जो याद रखने की चीजें वो मैं आपको बता दूं। पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट। यहाँ इस स्क्रीन पे जो कुछ भी है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है और डाइकाट से। कैसे? ये जाइगोट था, जाइगोट ने ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो सेल बनाया। जो सेल चैलेजा की तरफ बनी उसको हम टर्मिनल सेल कहेंगे, जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ बनी उसको बेसल सेल कहेंगे। जो टर्मिनल सेल होती है, जो चैलेजा की तरफ बनती है, वो आगे चल के वर्टिकल डिवीजन करके ये दो सेल बना लेगी। और बेसल सेल्स टर्मिनल डिवीजन करके, ट्रांसवर्स डिवीजन करके 6 से 10 सेल लंबा एक लाइन ऑफ सेल बना देगी, जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर की सबसे ऊपर की सेल को हम लोग वेसिकुलर सेल कहते हैं, और इसका नेचर हास्टोरियल होता है। इसी वेसिकुलर सेल के माध्यम से वह इंडोस्पर्म से भोजन को सक करेगी। क्लियर? जो सबसे ऊपर की सेल होती है सस्पेंसर की, उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं, और वह ट्रांसवर्स डिवीजन करके रेडिकल यानी रूट टिप और रूट कैप बना देती है। क्लियर? अब जो हेड पे टर्मिनल सेल दो सेल थी, उसको हमने यहां बनाया है। ये वर्टिकल डिवीजन करेगी तो दो से चार हो जाएगी, फिर ट्रांसफर डिवीजन करेगी, फिर ये ऑक्टेंट यानी 8 सेल का इम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें से जो ऊपर वाली रो होती है उसको इपीबेसल सेल कहते हैं, जो नीचे वाली रो होती है उसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं, और इसी हाइपोबेसल सेल से हाइपोकॉटिल बनता है। अब आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठे या ना बैठे कोई बहुत वैल्यू नहीं। आपको याद रखने वाली चीज है कि डाइकाट एम्ब्रियो की पढ़ाई किस पे की गई? सेफर्ड पर्स पे की गई। ये जो पढ़ाई है, उस पौधे का नाम पूछा जाएगा। फिर आगे पूछा जाएगा कि सेफर्ड पर्स का साइंस में नाम क्या है, तो आपका आंसर है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इस तरह के डेवलपमेंट को, या सेफर्ड पर्स में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, या डाई कार्ड के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? तो आंसर है क्रूसीफर टाइप कहा जाता है, या ओनेग्रेट टाइप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रूसीफर टाइप या ओनेग्रेट टाइप कहा जाता है। अर्चना ने लिखा है, सर जो लाइन थी, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन इंडोस्पर्म ऑन सोमैटिक टिश्यू, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब तो बेटा हम बता देंगे, लास्ट में बता देंगे, अभी आगे पढ़ लो, बता देंगे। ठीक है, ये तो बेटा जो सामने स्क्रीन पे था, डाइकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सिफर्ड पर्स या कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में पढ़ते हैं। इस तरह के डेवलपमेंट को पढ़ाई में हम लोग क्रूसिफर टाइप,
बोलो बच्चा लोग। अब मोनोकॉट के बारे में बता देते हैं आपको। मोनोकॉट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की पढ़ाई जिस पौधे पे की गई उसका नाम सेजिटिफोलिया है। इसी को हम लोग एलिस्मा भी कहते हैं। एलिस्मा में भी पढ़ाई की गई और सेजिटिफोलिया पे, सेजिटेरिया का नाम है ये। और डेवलपमेंट इज सिमिलर टू डाइकाट। डाइकाट की ही तरह डेवलपमेंट होता है। जाइगोट पहले ट्रांसफर डिवीजन करके टर्मिनल सेल बनाएगा और बेसल सेल बनाएगा। टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो बनेगी। इन मोनोकॉट डिफरेंस क्या है? सिंगल कॉटिलेडन होगा और यह पोजीशन में टर्मिनल होगा। डाई कार्ड के नाम से ही पकड़ में आता है कि वहां कॉटिलेडन दो होंगे और लेटरल होंगे। वाइल स्टेम टिप यानी जिसको हम लोग पिम्यूल कहते हैं वह लेटरल होगा। यदि यही बात डाई कार्ड की बतानी हो तो कॉटिलेडन संख्या में दो और पोजीशन में लेटरल होगा, जबकि प्लूम्यूल टर्मिनल होगा। ध्यान रखिए, ये उलट जाएगा। ये डाई कार्ड के लिए लिख रहे हैं, इधर आपको मोनोकार्ड का लिखा हुआ था। मोनोकार्ड के सिंगल जो कॉटिलेडन होता है उसी को हम स्कूटेलम कहते हैं, जिसका शेप सिल्ड शेप होता है। स्कूटेलम टर्म इज यूज फॉर कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होता है और उसका नाम स्कूटेलम है। ठीक। एक और बात, ग्रास के केस में सेकेंड कार्टिलेडन होती है लेकिन वो बहुत ही रिड्यूस हो चुकी होती है। और इस रिड्यूस सेकेंड कार्टिलेडन को ग्रासेस के केस में ईपी ब्लास्ट कहा जाता है। टर्म को याद रखना है। अब लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हर हाल में याद रखना चाहिए इसको, बिल्कुल फार्मूला ही है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी की कौन सी चीज किस चीज में कन्वर्ट होती है। तो याद रखना है, जो फर्टिलाइज ओव्यूल है यह सीड में कन्वर्ट, जो ओवरी है वह फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे एक बात बता दें, ओवरी जो है कार्पेल का भाग है। कार्पेल फ्लावर का भाग है। फ्लावर एंजियोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता। ध्यान रखिए, वहां ओव्यूल तो होता है लेकिन ओवरी नहीं होती। इसीलिए वहां बीज तो होता है, फल नहीं होता। यानी जिम्नोस्पर्म फल रहित पौधे हैं, क्योंकि वहां ओवरी नहीं होती। ओवरी ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फल में परिवर्तित होती है। ठीक। तीसरा है, ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट वॉल में, जिसकी तीन लेयर होती है। बाहर वाले को इक्टोकार्प, बीच वाले को मीजोकार्प और अंदर वाले को इंडोकार्प। कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि किस फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो किसी का इपीकार्प, किसी का मीजोकार्प, किसी का इंडोकार्प, किसी का इंडोस्पर्म, किसी का कॉटिलेडन, ऐसा होता है। ध्यान रखिए। मैंगो में बार बार पूछा गया है, तो मैंगो में खाने वाला भाग मीजोकार्प होता है, याद रखना। फुनकिल जो होती है वो ब्यूल की स्टार्क में कन्वर्ट होती है। और हाइलम हाइलम में ही रह जाता है। यानी हाइलम का कन्वर्जन किसी अन्य स्ट्रक्चर में नहीं होता। इसी तरह से माइक्रोपाइल ओब्यूल की सीड में भी माइक्रोपाइल ही कहलाती है, लेकिन काम अलग अलग होता है। जब ये ओब्यूल में होती है तो पॉलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करती है, लेकिन जब सीड में होती है तो वह वाटर की एंट्री प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जमने के दौरान पानी का अवशोषण सीड के माइक्रोपाइल से होता है, जबकि ओब्यूल में माइक्रोपाइल पॉलन ट्यूब को एंट्री कराने के लिए यूज होती है। जो ओब्यूल का इंटेगुमेंट है, वह इंटेगुमेंट ही सीड का कोट है। अब इस सीड के कोट के दो भाग, जो आउटर इंटेगुमेंट है उसको हम टेस्टा कहते हैं, जो इनर इंटेगुमेंट है उसको टेगमेन कहते हैं। ठीक। जो न्यूक्लियस है, अधिकांश केस में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ
कंज्यूम हो जाता है। यदि थोड़ा सा उसका भाग रह जाए तो उसका नाम बदलकर पेरिस्पर्म हो जाता है। न्यूक्लियस मोस्टली कंज्यूम्ड, लेकिन जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस होंगे, परसिस्टेंट मतलब जो अस्थाई कुछ बचा रह गया, उसको हम बोलते हैं पाइपर नाइग्रम, जिसमें पेरिस्पर्म पाया जाता है। पाइपर नाइग्रम यानी काली मिर्च के केस में न्यूक्लियस पेपरी पड़ा रहता है। अधिकांश पौधों में यह कंज्यूम हो जाता है। तो जब कंज्यूम हो जाएगा तो उसको हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को इंडोस्पर्म और हम आज इम्ब्रियो के बारे में पढ़ाए, इम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाए, और इसके साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पढ़ाए। आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आया है तो उसके बारे में बताइए। नहीं समझ में आया तो मैं आगे आपको उसको समझा दूंगा। जो सवाल अर्चना ने पूछा है कि सर पॉलन का इफेक्ट इंडोस्पर्म पे, तो समझ लो बेटा, यह है मेल गैमिट। मेल गैमिट किससे बना है? पॉलन से। क्लियर? इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल एस। इसका फ्यूजन इंडोस्पर्म बनाते समय होगा तो किससे होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसी थी? 2n थी। ये तो आप पढ़े ही हैं। अब मान लेते हैं रिसेसिव एलील है, स्मॉल एस, स्मॉल एस। अब इसका फ्यूजन हो गया तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना 3n का, और इसका हम जीनोटाइप अब लिख रहे हैं कैपिटल एस, स्मॉल एस, स्मॉल एस। अर्चना ध्यान से देखना, तुम्ही को समझा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा सब लोग समझ लेंगे। ये आसान बात नहीं है, जेनेटिक्स का पार्ट है, अधिकांश टीचर्स को भी नहीं आता, फिर बार हम बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई जितना भी हमने स्क्रीन पे लिखा? अब समझो असली बात कि यह वास्तव में इंडोस्पर्म है। ये क्या है बेटा? इंडोस्पर्म है, जिसका ये जीनोटाइप हमने लिखा। और इस जीनोटाइप में दिख रहा है कि दो रिसेसिव एलील है। तो जब दो रिसेसिव एलील होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन हुई। जेनेटिक्स में पढ़े हैं हम लोग। और होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस करना है। अब इस सिचुएशन के बावजूद कैपिटल एस का ही प्रभाव इंडोस्पर्म पे दिखे, स्मॉल एस दो हैं फिर भी इनका प्रभाव इंडोस्पर्म पे न दिखे, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉलन का प्रभाव इंडोस्पर्म पे दिख रहा है। और यदि ऐसा है तो इसी को हम जेनिया कहते हैं। क्लियर? यदि स्मॉल एस का प्रभाव इंडोस्पर्म के फिनोटाइप पे दिखता तो उसको हम जेनिया नहीं कहते। लेकिन यदि कैपिटल एस अकेला होकर भी दो स्मॉल एस के ऊपर भारी पड़ गया तो इस जेनेटिकल इंपैक्ट ऑफ पॉलन को हम जेनिया कहते हैं। समझ में आया अर्चना? इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। इतनी बात समझ में आई? अर्चना बोलिए जल्दी। बोलिए तो अगली बात तुरंत समझा दें। यस, ठीक। अब मेटाजेनिया समझिए। यह कैपिटल एस है, ये स्मॉल एस है, स्मॉल एस है, और इसका प्रभाव किस पे दिखा आपको? कैपिटल एस का प्रभाव किस पे दिखा? इंडोस्पर्म पे। तो आपने इसको क्या नाम दिया? जेनिया। लेकिन यह प्रभाव इंडोस्पर्म के अलावा, यानी हम बोल रहे हैं कि इम्ब्रियो सैक के किसी कंपोनेंट के अलावा आपको यह इंटेगुमेंट पे दिख जाए, यानी ये तो सोमैटिक टिश्यू है ना इंटेगुमेंट, इसको तो रिप्रोडक्शन में भाग लेना ही नहीं था। यदि ऐसा दिख जाए, ऐसा प्रभाव दिखे कैपिटल एस का, तो इसको हम मेटाजेनिया कहते हैं। इंडोस्पर्म पे दिखा, रिप्रोडक्टिव टिश्यू से, रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू का पार्ट था उस पे दिखा तो जेनिया था। सोमैटिक टिश्यू पे दिखा, इंडोगुमेंट को, ब्यूल को तो रिप्रोडक्शन में भाग ही नहीं लेना था, लेकिन वहां भी कैपिटल एस का प्रभाव दिख रहा है, वही उसी का लक्षण दिख रहा है, तो यह बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, इसको मेटाजेनिया कहते हैं। हमें अनुमान है कि अर्चना को जेनिया और मेटाजेनिया, और अर्चना के साथ साथ आप सबको जेनिया और मेटाजेनिया समझ में आ गया होगा।